अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम में नाकामी के बाद भी हुकूमत पार्लियामेंट में आईनी तरमीम लाने के मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन आईनी तरमीम को फ़र्द वाहिद की एक्सटेंशन देने, मखसूस नशिस्तों को हुकूमती जमातों को वापस देने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दिलवाने की कोशिशों से जोड़ रही है। इसलिए अब अहम सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से वाज़े इनकार के बाद हुकूमत आईनी तरमीम के लिए नंबर्स कब और कैसे मुकम्मल करने में कामयाब होती है, और क्या हुकूमत 25 अक्टूबर यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले इस कोशिश में कामयाब हो सकेगी या नहीं। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वाजे कर चुके हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान से मुशावरत नाकाम होती है तो भी हुकूमत नंबर्स पूरे करेगी। यानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हर हाल में आईनी तरमीम लाने का इंदिया दे रहे हैं। मगर कल पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आईनी तरमीम और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर हुकूमत और बिलखसूस वजीर आजम शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की है। कल कहूटा में एक तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि वजीर आजम को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वजीर आजम का ये काम नहीं है कि 4-5 जजेस में से किसी एक का इंतखाब करके किसी को चीफ जस्टिस बनाएं। वजीर आजम होश के नाखुन लें, चीज़ों को मेरिट पर चलने दें। प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हों, 3 जजेस हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूं कि ये फलाना चीफ जस्टिस बनेगा। जबकि सियासतदानों को ये पता नहीं है कि जब आप 7वें नंबर से किसी को उठा के लाए और फिर उसने जो जूते आपको मारे वो तारीख का हिस्सा है। जब किसी को आप चौथे नंबर से उठा के लाए और फिर उसने जो आपके साथ किया वो सबको पता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाखन लेने चाहिए और चीज़ों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस कोई बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें और जब वो रिटायर हो उसको जाने दें। एक्सटेंशन आप क्यों देते हैं? गवर्नर पंजाब कह रहे थे कि वजीर आजम गरीबों की मदद के बजाय जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी में मसरूफ हैं। अब अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन तकर्री में तकरीबन 4 हफ्ते का वक्त रह गया है, जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। और हुकूमत का यह दावा है कि आईनी तरमीम का मामला ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि मुशावरत जारी है। इसलिए देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या पेशरफ्त होती है और आने वाले दिनों में हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाव की सूरत-ए-हाल क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि हुकूमत की मुजवजा आईनी तरमीम को अदलिया पर कंट्रोल और कमज़ोर करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर यह वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 47 की हुकूमत की आईनी तरमीम को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। मुल्क की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है, अदलिया और एग्जीक्यूटिव में रस्साकशी में जीत किसकी होगी, इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइंट साफ़ी तजज़ियाकार मुनीफ फारूक ने और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार इरशाद भट्टी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। मुनीफ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अमेंडमेंट तो हुकूमत नहीं ला सकी, नंबर पूरे नहीं हुए, जबकि इजलास बुला लिया था हुकूमत ने, जिसकी वजह से नून लीग को शर्मिंदगी का सामना भी हुआ है। लेकिन उसके बाद हमने देखा इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उस पर अमल दरामद के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम उसके बाद की गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत पीछे हटती हुई नहीं नजर आ रही इस तनाव में जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो अमेंडमेंट का मामला है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है और उस पर काम जारी है और इवेंचुअली नून लीग उसको पेश करेगी असेंबली में? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं और एक अंग्रेजी में अक्सर बोलते हैं पावर थ्रू, आई विल पावर थ्रू दैट डोर या आई विल पावर थ्रू दैट ऑब्स्टिकल। तो गवर्नमेंट एक्चुअली अब पावर थ्रू करेगी उस तरमीम के लिए, और उस तरमीम के साथ आपको चंद दिनों के अंदर ये नजर आएगा कि ना सिर्फ हुकूमत इसको लाएगी बल्कि बज़ोरे बाजू, और ऑब्वियसली उसमें वोट्स तो शामिल होंगे, जो कुछ रिसेंटली किया गया है हुकूमत उसको पास करवाने की एड़ी चोटी की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जहन में रखिए इसके अंदर बहुत से स्टेक्स इन्वॉल्व है। एसेंशियली आपने भी उसका मुताला किया, हम सब ने किया, भट्टी साहब ने किया। बहुत सारी चीजें गलत या बुरी नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना कोई बुरी बात नहीं है अगर एक अच्छे पर्पस के लिए बने। 63A का मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वो एक बेड़ा गर्क किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो अगर उसको रेक्टिफाई करना है वो बहुत अच्छी चीज है।
जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है शहजाद साहब, ये जहन में रखिए कि वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और सेंसिटिव टॉपिक है। उसके ऊपर पाकिस्तान की मुक्तदरा की अपनी एक पोजीशन है और वो सिर्फ विज़ावी इमरान खान साहब नहीं है, और भी इश्यूज है उसके अंदर। अब वो गवर्नमेंट उसको टेबल कर पाती है, ला सकती है, वो अलहदा बात है, बट पूरी इंटेंशन है। अभी ये जो आपको नजर आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, अब उसमें बहुत एहतराम के साथ काजी फाइज़ साहब को मैं हमेशा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बट मुझे मायूसी थी। लेकिन अब मुझे ये भी पता चल गया कि खाली सियासतदान ही यू टर्न नहीं लेते, हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस भी लेते हैं यू टर्न। तो जनाब इज्जत माब काजी फाइज़ साहब ने भी लिया अपने ही पोजीशन को, उन्होंने अपनी जो उन्होंने कहा कि मैंने डेलीगेट कर दी अथॉरिटी और कंट्रोल कम कर दिया चीफ जस्टिस का, उन्होंने देखिए कैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उसमें से निकाला और अमीनुद्दीन खान साहब को बुला लिया, और जो पर्पस अचीव किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। सो बिल्कुल गवर्नमेंट लाएगी जी, और तैयारी भी पूरी है। वो एट दी, आपको पता है डी डे पर क्या होता है और क्या नहीं होता, वो एक बात की बात है, बिकॉज अब तो हर जगह से मूव हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में अलग काम हो रहा है, लेकिन मुझे बताइए कि फजल रहमान के नंबर्स तो सेनेट में अभी भी जरूरी होंगे, चाहे इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद कौमी असेंबली के खत पर अमल, कौमी असेंबली के स्पीकर के खत पर अगर अमल दरामद हो भी जाए तब भी सेनेट में नंबर उनके जरूरी हैं। लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बिलाल भुट्टो साहब ने भी कुछ शिकों के हवाले से कहा कि नहीं, नून लीग ये चाहती थी, हमने जो है उसको माइनस करवाया है। लेकिन कल जो हमने गवर्नर पंजाब की तकरीर देखी है, क्या आपको लगता है कि वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा कि क्या पड़ी है वजीर आजम को कि वो अपनी मर्जी के जज लगाना चाहते हैं, मेरिट पे फैसला क्यों नहीं करते, क्यों चाहते हैं कि 3-4-5 जजेस में से अपनी पसंद का वो जज लगाएं? ये गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं, ये अपनी मर्जी से तो ये तकरीर कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं पार्टी की मुशावरत या अपने लीडर की मुशावरत तो होगी ना इसमें। देखिए आइडियली तो आप जो कह रहे हैं शहजाद साहब वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को शायद अभी मुकम्मल चीजों का या इदराक नहीं है या खास तौर पर या इदराक करवाया नहीं गया है जी। और मैं जो अब अर्ज करूंगा कि प्रेसिडेंट साहब, मैं दोबारा कहूंगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब, अब तक उनको जरदारी साहब की जानिब से इस मामले के ऊपर हदायत मौसूल नहीं हुई है, क्योंकि ये जहन में रखिए कि दो शख्सियात इस मुल्क में ऐसी हैं जो इस निज़ाम की सिग्नेटरी हैं। उनमें एक है मियां नवाज शरीफ साहब, दूसरे हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब जी। ये जहन में रखिए, वजीर आजम तो मौजूद है ही ना, वो तो हुकूमत चला रहे हैं, तो ये दो सिग्नेटरीज हैं। अब इनकी मौजूदगी में इनके यहाँ पर होते हुए कोई मामला ऐसे नहीं हो सकता कि कोई अपनी लाइन लेना शुरू कर दे। बिलावल साहब कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली दैट ही फील्स, बट मुझे लगता है प्रेसिडेंट साहब को पता है कि क्या करवाना है, क्या होना है और क्या होने की जरूरत है। सही। भट्टी साहब, दो सवाल है। एक तो यही सवाल कि आपको लगता है कि अमेंडमेंट का मामला अभी भी जारी है और नून लीग इसको पेश करेगी, क्योंकि मुनीब साहब तो कह रहे हैं बजोर बाजू उसको लाया जाएगा। दूसरी ये बात कि इस वक्त ये जो हम तनाव देख रहे हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के दरमियान, एग्जीक्यूटिव को खतरा क्या है इतना जुडिशरी से? इस वक्त क्या ऐसी चीज़ है जो कि अदलिया कर सकती है जो हुकूमत नहीं चाहती? फौरी तौर पर ऐसे क्या खतरात हैं? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल मुनीब से मुत्तफिक हूँ। ऐसे ही सोचा जा रहा है, साफ़बंदी की जा रही है, ऐसे ही है और एफर्ट की जाएगी और 25 अक्टूबर से पहले एफर्ट की जाएगी आइनी तरमीम। ये 25 तारीख की डेट अभी भी अहम है जी, बहुत अहम है और 25 से पहले की जाएगी। दूसरी बात, मैं फिर मुनीब साहब से मुत्तफिक हूँ कि आइनी अदालत का आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार बुरा है, सोच बुरी है, ख्याल बुरा है। एक तो जो माहौल है हमारे यहाँ, ये 45 से ज़्यादा मुल्कों में आईनी अदालत है, लेकिन जो हमारे यहाँ माहौल है, जिस तरह एग्जेक्टिव और अदलिया आमने सामने है जी, जिस तरह फैसल मेरा जज और आपका जज की बात हो रही है, हम ख्याल बेंचेस की बात हो रही है, जिस तरह हमारे सारी सियासत अदालतों में है, उस तनाज़र में अगर जिस तरह आप इस तरह आईनी पैकेज आप रात के अंधेरे में लाएँ या मुसवदे का फ़ाइनल ना पता हो, फिर आज़ाद ख्याल ये हो कि आज़ाद अदलिया को ख़त्म करना है, सोच ये हो कि जज लगाएगी भी पार्लियामेंट, मतलब हुकूमत, चीफ जस्टिस बनाएगी भी हुकूमत और तबादले भी करेगी हुकूमत, तो वो नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि खतरा क्या है? क्या खतरा? हाँ, खतरा वजह से, अगर इफ आई मे यूज द वर्ड, कितना बड़ा पंगा लिया जा रहा है जुडिशरी। एक तो ये कि मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब के आने से डर है हुकूमत को डर है, पता नहीं मंसूर अली शाह साहब ऐसा सोचते हैं या ऐसा होता है या नहीं, कि इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं दरखास्तें, इलेक्शन ऑडिट होगा और हम फारिग हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल वो भी इस है। तीसरा है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ जो मिलता है अदालतों से,
वो अब मुकदमे पहले तो फारिग हो गए, अब जो नए मुकदमे हैं, इमरान खान का फौजी ट्रायल हो या और मुकदमे, वो अदलिया रिलीफ ना दे, ऐसा माहौल हो अदली ऐसा कि वो रिलीफ ना मिल सके। और अगर इमरान खान पर कुछ संगीन मुकदमा बनाना है या तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगानी है तो वो अदालत ना उड़ाए। और ये वो है कि जिसकी वजह से ये सारा है। लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये अल्लाह ना करे कि आइनी तरमीम मंजूर हो जाएं। इस वजह से नहीं कि मैं इनके खिलाफ हूँ, इस वजह से कि इसके बाद मुझे बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है कि अगर आइनी तरमीम का पैकेज वही जो अब सुना जा रहा है जी, वही जो अब सुना जा रहा है, कुछ अगर बदल जाता है तो वो अलहदा बात है। अगर वो हो गया तो पहली बात है सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा देगी। अच्छा, जब आप भी कहते हैं कि एक तो ये, अच्छा आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, और दूसरा मरहला इसका ये है जो सुना जा रहा है कि हो सकता है कि जजेस ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बल्कि हाई कोर्ट्स के जजेस रिजाइन करें। हो सकता है वकला की तंजीम, वकला की मूवमेंट चले, और हो सकता है कि अगर मौलाना साहब नहीं मिलते तो फिर तो मौलाना साहब और पीटीआई सड़कों पे होंगे और पीटीआई इसके पीछे होगी। तो इस हवाले से भी अहमद खान साहब और उनके सारे जो है मुसाफ बंदी कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये आपको लग रहा है कि इस हद तक जजेस जा सकते हैं? हाँ, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है इससे बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं वकला में। और पहली दफ़ा जो काजी फायज ईसा साहब के जो उनके जिनके आइडियल थे वो भी पहली दफ़ा आप जो ये बात करें कि तरमीम उड़ाई जा सकती है, अब तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी तो इफेक्टिवली ख़त्म कर दी है, तो फिर वो मौका भी मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को, या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन मुनीब साहब, ये हुकूमत जो आइनी तरमीम ला रही है और जिसके हवाले से तनकीद हो रही है कि जुडिशरी को कमज़ोर करने या कंट्रोल करने की कोशिश है, भट्टी साहब कहते हैं कि एक नंबर 1 फेयर ये है कि इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। अब ये वो बात है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में सबसे पहले की थी कि अक्टूबर में आप देखेंगे इलेक्शन ऑडिट होगा और इलेक्शन को कलअदम करार देने की साजिश होगी। अब ये फेयर जो है, क्या ये जेन्युइन है? इसके कोई बेसिस आपको नजर आते हैं? बिकॉज आपने भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का करियर तो देखा है, बहुत ही अच्छे जज की शोहरत है उनकी। क्या इतना ड्रास्टिक और एक्सट्रीम मेजर आपको लगता है कि जुडिशरी ले सकती है और ये फेयर रियलिस्टिक है हुकूमत का? देखिए शहजाद साहब, 2-3 होने को तो आपको पता कुछ भी हो सकता है, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए और जरा कानूनी लेंस से उससे देखा जाए, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि 184(3) की पिटिशन के अंदर पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है उसको आराम से ऐसे कलअदम करार दे दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। जो आम प्रोसीजर है वो यही है, आर्टिकल 225 के तहत कि जो भी इंतखाबी उज़ादारी से मुतल्लिक चीजें होंगी वो ट्रिब्यूनल में जाएंगी और उनकी अपील फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट में आएगी। सो एक तरह से तो ये कानूनी तो ये शक्ल है, लेकिन और नोइंग मंसूर अली शाह साहब, इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, प्रिंसिपल भी उनका अब ठीक रहा है, कोई इतने वो एडवेंचर के कायल भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस चीज को मेजर किया गया है कि कोई रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ये भी एक है कि मंसूर अली शाह साहब बेशक वो एक उनका बड़ा अनब्लेमिश्ड करियर है और ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं उनके बारे में हुकूमती तासुर ये है कि दे आर हेविली इंक्लाइंड टूवर्ड्स पीटीआई। तो हुकूमत कोई चांस नहीं लेना चाहती और हुकूमत ये समझती है कि वो मौका ही ना आने दिया जाए जिसमें किसी चीफ जस्टिस के पास ये मामला हो कि जी वो विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन इलेक्शन कलअदम कर दें। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इंटेंट है, जो तैयारी है, अब ये वो चीज़ है जो कि आपको फर्स्ट हैंड अंदाजा होता है बहसियत एक साफ़ी, आपको जो खबर पता चलती है वो ये कि आप देखिए 12 जुलाई का फैसला आया, आप आज मैं और आप यहाँ सितंबर के तकरीबन तीसरे हफ्ते में खड़े हैं, अमल दरामद नहीं हुआ और जो हो रहा है वो आपके सामने है। जी, और आप काफी अरसे से ही कह रहे हैं, इनफैक्ट जिस दिन फैसला आया था अगले दिन से आपने कहना शुरू कर दिया अमल दरामद नहीं होना है, इस पर नहीं होना। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इस बात की भी ज़हनी तौर पर तैयारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ होता है कि जी कोई कह देता है कि इलेक्शन कलअदम, तो उसको भी नहीं माना जाएगा, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 22 सीटों का फैसला नहीं होने दिया जा रहा है तो फिर अगर कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप आता है तो वो कैसे उस पर अमल दरामद हो? तो मुझे लगता है कि हुकूमत के अपनी भी इसके अंदर सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है। और दूसरी बात शहजाद साहब, देखिए आप भट्टी साहब, हम सारे ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू करते हैं, ये जिस तरह से चीजें स्टिच अप की गई हैं, निजाम होता है ना, इस निजाम को बनाया जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई गई, स्टिच अप की गई, ये निजाम बनाया गया है। तो जो पूरे निजाम को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, जिनके पास इख्तियार सब कुछ है, एक्चुअल इख्तियार है,
वो फिर मतलब इतनी आसानी से तो चीजें ऐसे नहीं होती कि विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन कुछ ऐसे हो जाए वो हो जाए। ये उस वक्त चीजें खत्म होती हैं या बिल्कुल ही हो जाती है जब आप गिव अप कर दें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। हाँ। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी स्टेज आई है जिसपे कोई कहे नहीं जी वी आर अबैंडनिंग द प्रोजेक्ट। और मैं चाहूंगा इस सवाल आपसे जरूर करूं क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं लेकिन साथ में एक लॉयर भी हैं, तो आपने तो ज्यादा हमसे क्लोजली देखा है, हर चीफ जस्टिस का दौर, अदलिया का दौर आपने देखा है। तो आपने अभी जो कहा कि हुकूमत ये समझती है कि मोस्ट ऑफ द जजेस, मेजॉरिटी जजेस जो वो इंक्लाइन टुवर्ड्स पीटीआई हैं, आपके ख्याल में ये उनका जो तज्जिया ये दुरुस्त है या ये हो कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है लेकिन अदलिया हमारे साथ नहीं है, जैसे कि पीटीआई की खुशकिस्मती थी कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी साथ थी, अदलिया भी उनका साथ दे रही थी, तो ये तकलीफ है, ये उनको परेशानी है कि ऐसा क्यों नहीं है? देखिए शहजाद साहब, आपने जो आपका सवाल है ये एक तज्जियाती सवाल है, क्योंकि इसके अंदर आपने एक तज्जिया भी पेश किया जो कि बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड तज्जिया है कि देखिए माजी में देखे कलूड करती थी ना, एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम हो गई आपकी आला अदलिया, और साथ फिर आपने जिस जमात को लेकर आना है उसके लिए चीजें स्टिच अप करके तो ले आए, बाकी सबको फारग कर दिया और बस बेहतरीन काम हो गया। इमरान खान साहब के लिए ये एक खुशाइंद बात है। खुशाइंद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुल्क की आला तरीन अदलिया के अंदर जो परसेप्शन है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स इमरान खान, और उसकी मैनिफेस्टेशन हमने देखी, पैनमा का फैसला, उसके बाद से फैसले, बहुत से ऐसे जज साहिबान जिनकी द वे दे कंडक्टेड देमसेल्व्स उससे अंदाजा होता था कि शायद पीटीआई को वकील की जरूरत नहीं है, वो जज साहब ही बैठे हुए वही काफी है। सो आपको ये चीजें सानी, और फिर वो जो नॉट दैट आई सब्सक्राइब टू दैट व्यू, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे सामने एक ऑडियो लीक आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपको अंदाजा हो गया कि हाउ डज इट ऑल फंक्शन, या क्या चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में। सो मुझे आई हैव अ फीलिंग, वेरी स्ट्रांग फीलिंग नाउ कि गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा है, और गवर्नमेंट देखिए तगड़ी किस चीज के ऊपर है, वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पहले भी जो भी हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार ऐसे ही कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, मेजर हर जगह फुटप्रिंट उनका है, और जो अगर उन्होंने कोई चीज करनी है तो वो उन्होंने कर गुजरनी है। तो अब यहाँ पर भी इंटेंट ऐसा है, बल्कि इट्स ज्यादा है, मतलब आई थिंक इट्स हेवियर देन एवर और मे बी स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि जो चीज करनी है वो कर जानी है और उसको करना है। सो वो आपको उसका एविडेंस नजर आता है, वो शायद मेरे बताने की भी आपको जरूरत नहीं है, वो आपको उसका एविडेंस नजर आता है। सही। और भट्टी साहब आप मुझे बताएं, एक तो आपने जैसे कहा कि आपको नजर आ रहा है कि जजेस भी बैक ऑफ नहीं करेंगे, किसी हद तक जा सकते हैं, इस्तीफे तक बात पहुंच सकती है, लॉयर मूवमेंट हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकली इस वक्त जो ऑपोजिशन है वो क्या इस तरमीम को रोकने की पोजीशन में है? यानी कि फजल रहमान साहब, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, 8 सीटें उनकी कौमी असम्बली में हैं, 5 सेनेट में है, लेकिन हुकूमत भी उनके पीछे भाग रही है, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है पीटीआई वो भी उनके तरले मिनते कर रही है, वो भी उनके पीछे भाग रही है। यानी कि जो सही मानों में इस वक्त सियासी किरदार है वो फजल रहमान साहब का है। क्या उनकी जो अब तक पोजीशन रही है उस पर वो कंसिस्टेंट रहेंगे या आपको ये पोजीशन उनकी तब्दील होती नजर आ रही है हुकूमत के हक में? देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो 2 बातें इससे करना चाहूँगा। एक तो बिलाशुबा अब ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, अब ये हमने तय कर लिया है कि ये मेरे जज हैं, ये आपके जज हैं, खा वो हों या ना हों, खा उनके फैसले हों या ना हों। इसी मुल्क में किस किस को क्या क्या रिलीफ नहीं मिला, लेकिन जो फैसला अगेंस्ट आता है, जो गोलकीपर गोल मिस कर जाता है, उसी पे ही शोर पड़ता है। हुकूमत को चूँकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, कमज़ोर विकेट पे हुकूमत, इखलाकी बर्तरी नहीं है, और इलेक्शन हो या मखसूस नशिस्तें हों, हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर है। टेक्निकल बुनियादों पर खेलेंगे, तो इन टेक्निकल बुनियादों पर खेलने के लिए वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। बुनियादों पे नहीं खेल रहे, रूल्स ऑफ द गेम भी चेंज कर रहे हैं, यानी कि कानून तब्दील करके जो टेक्निकल है वो, जैसे अभी उन्होंने कहा कि फायजी सा काजी साहब खुद जमहूरियत लाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में, और फिर खुद ही मास्टर ऑफ बाउंड्री पे कैच आउट होने वाले होते हैं, बाउंड्री अंदर कर लेते, फिर मास्टर ऑफ द रोस्टर आज वो खुद ही हैं जी। तो यही वो उमर अता बंदियाल साहब पे यही एतराज़ था कि ये क्या है, मार्शल लॉ लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा, हम ये कभी भी, अल्लाह ना करे मेरे मुल्क में ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वकला की जो मूवमेंट थी उसको बड़ा इजी लिया था, और फिर उसके बाद जो हुआ वो हुआ। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में तुलबा मूवमेंट को बड़ा इजी लिया था, रज़ाकार हैं छोड़े पर, और फिर भागना पड़ा। तो कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी गिव अप हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है हमारे मुल्क में, जब एक सीरीज ऑफ एक्शन चलती आ रही हो। लेकिन एज ऑफ नाउ भट्टी साहब, मैं यहीं पे आपकी बात को अगर रोकूं, आपने बांग्लादेश की भी मिसाल दी, हमारे यहाँ अभी कल हमने देखा पीटीआई का जलसा था। ठीक है, मुश्किलात हैं, रियासत की तरफ से रुकावटें हैं, हुकूमतों की तरफ से रुकावटें हैं,
लेकिन जो इस वक्त पीटीआई का हाल है, जो माहौल इस वक्त मुल्क में है, इमरान खान जेल में, कह रहे हैं सब निकलो और कौम को निकलना चाहिए, उसके बाद हमने कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं देखा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले से, शहर शहर से, ज़िले ज़िले से लोग उमड़ आए हों। जलसा का पहुंचना छोड़ें, लाहौर में कल सब ये बता रहे हैं कि एक फेस्टिविटी जो होती थी पीटीआई के जलसे में वो नहीं देखने में आई। तो इसका मतलब क्या, जब हम कहते हैं कि लोग निकल आएंगे बांग्लादेश की तरह, वो भी क्या रियलिस्टिक पिक्चर है इस वक्त? देखिए, खालिदा ज़िया तो नहीं निकली ना बांग्लादेश में, जमात इस्लामी पर तो 18 साल से या 19 साल से पाबंदी थी ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप एक साइड पे कर दें, जब आप फ्रंट ज़्यादा खोल लेते हैं, आप जुडिशरी के साथ भी आपका फ्रंट खुला हुआ, और फ़र्ज़ करें मौलाना साहब, पहले तो अभी तय है कि मौलाना साहब किस तरफ जाते हैं, किस तरफ जाएंगे। हाँ, मौलाना साहब मुझे लगता है, यानी मौलाना साहब का बैकग्राउंड देखें, माजी देखें, तो हो सकता है हुकूमत के साथ खड़े हों। लेकिन मौलाना साहब अगर हुकूमत के साथ नहीं जाते और मखसूस नशिस्तों से नंबर गेम पूरी कर लेती है, कौमी असम्बली से और सेनेट में भी किसी तरह मैनेज कर लेती, तो फिर मौलाना साहब प्लस इमरान खान, तहरीक इंसाफ प्लस वकला होंगे, अदलिया होगी, और हम बहुत इजी ले जाते हैं सम टाइम कुछ चीज़ों को, वो इतनी इजी नहीं होती। तो मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे, कोई सड़कों पे आकर हुकूमत गिराई जाए या इस तरह करके कोई हुकूमत हो, लेकिन सूरत ये है कि अगर मौलाना साहब नहीं मिलते तो फिर तो आईनी हुकूमत कभी नहीं चाहेगी, नंबर गेम पूरी करके भी नहीं चाहेगी कि मौलाना साहब दूसरी तरफ खड़े हों, क्योंकि उनके पास स्टेट पावर है, और वो अगर दूसरी तरफ खड़े होंगे वो सीरियस क्वेश्चंस होंगे। मौलाना साहब पे तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है ना जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर 9 मई का नहीं है, बाकी नहीं है। तो जब वकला भी होंगे अगर आप सड़कों पे, तहरीक इंसाफ भी सड़कों पे होगी, जब अगर मौलाना साहब या कुछ और भी सड़कों पे होंगे तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल। तो ये जो खौफनाक मंजर पेश किया है मुनीफ फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब ने, आपकी इस पे क्या राय है? क्योंकि देखें फ्रैंकली, और मैं पहले ये कह चुका हूँ कि 8 फरवरी को जो गेन मिला था एक पीटीआई को, वो मोमेंटम बरकरार नहीं रख सके। ऑब्वियसली उसमें मुश्किलात भी थी उनके लिए रियासत की तरफ से, लेकिन फिर 6 जजेस का जब खत आया तो फिर पीटीआई में दोबारा जान पड़ी, और अब भी ऐसा लगता है कि जो कार्ड्स हैं बतौर ऑपोजिशन भी, वो भी फजल रहमान साहब के पास हैं। फजल रहमान साहब अगर हुकूमत का साथ देते हैं, पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि सिचुएशन क्या होगी? क्या तरीके इंसाफ जो है वो होल्ड कर पाएगी? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें शहजाद साहब। एक तो ये जहन में रखिए कि जो मामला हमारे सामने है, मैं दोबारा हमेशा कह दूं कि गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की जात को ही पता है क्या होगा, लेकिन 2-3 चीजें जहन में रखिए। 2007 की लॉयर्स मूवमेंट, उसकी कामयाबी की एक 2 बड़ी वजूहात। एक ये कि उस लॉयर्स मूवमेंट को एक स्टेज पर आकर सियासी जमातों ने हाईजैक किया था और उसको बड़े बेहतर तरीके से फिर वो चलाया गया था, और आपको पता डिविडेंड लिया सियासी जमातों ने उसका, आपको अगर याद हो, अगर आप उसे रिकॉल करें, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन दोनों ने। दूसरी बात ये कि जनरल कियानी साहब उस वक्त डीजी आए थे। जनरल कियानी साहब मुकम्मल तौर पर साथ थे लॉयर्स मूवमेंट के। परवेज मुशर्रफ साहब इंक्रीजिंगली अनपॉपुलर हो रहे थे और वो लाइबिलिटी बन चुके थे, एंड एज सून एज ही टुक ऑफ द यूनिफॉर्म ही वाज अ टिटलर हेड, कोई ताकत उनके पास नहीं रही थी। अब खैर उस बात को तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ। आज बेशक वकला एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है, निकल सकते हैं, लॉयर्स मूवमेंट चला सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जहन में रखिए। हम बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश की मिसाल देते देते हमने इवेंचुअली क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर वहां की फौज को तो पसपाई नहीं हुई, वहां की फौज ने कहा हसीना वाजिद को कि भाई दौड़ जाओ, नहीं तो हम आपके साथ, वो फिर उन्हें दौड़ना पड़ा। शेख हसीना वाजिद की जिस तरह से भी हुकूमत थी या जिस तरह भी वहां चल रही थी, वहां भी ऑपरेशन किया गया या जिस तरह से भी चलाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, आप किसी सूरत, कम अज कम मैं उसको इस तरह से नहीं देखता कि हम उसका कॉम्परेबल व्यू निकाल दें बांग्लादेश के साथ। दूसरा, यहाँ पर जो शहजाद साहब एक जहन में ये रखिए कि ये प्रोजेक्ट, ये हुकूमत, जिस तरह भी ये चीजें चल रही हैं, इसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर हैं और इसका मेजर स्टेक होल्डर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। अगर तो उन्होंने इस पूरे मामले को ऐसे लेना है कि ठीक है जी, बस वो लॉयर्स निकल आए हैं तो हम फौरन फोन कॉल जाए शहबाज शरीफ साहब को कि भाई आप फारग हैं, आप छुट्टी करें और बस बात खत्म है। देखिए, ये लड़ाई शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ना ही शहबाज शरीफ या पीएमएलएन वर्सेस जुडिशरी है। इसका जो इस जंग का या इस मैं इसे क्या कह सकते हैं, जो बैटल ऑफ टाइटल है या जो भी है, इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स है ना, बैटल ऑफ पावर जो भी है, इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें गवर्नमेंट या पीएमएलएन शामिल नहीं है। गवर्नमेंट इज अ सिग्नेटरी, मियां नवाज शरीफ साहब एंड जरदारी साहब आर सिग्नेटरी, दे आर ऑल सिग्नेटरीज टू द अरेंजमेंट।
इसके अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा स्टेक है। तारीखी तौर पर वो नहीं हारते क्योंकि ताकत उनके पास है। ओके। हाँ, कल मैं एक बात कर दूं कि कल अच्छा जी लॉयल मूवमेंट चल पड़ी फ्लांट, और ऐसे ही हो कि वो कहें जी बस ठीक है, वी आर टेकिंग अ स्टेप बैक, गवर्नमेंट फारग, और आ जाए जी ठीक है पीटीआई मकबूल है तो वो हुकूमत बना ले सब। उसको मैं कहता हूँ वो हमारे मुल्क में इनकलाब होगा कि जी इनकलाब आ गया और इनकलाब के रास्ते में कोई नहीं रुक गया, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी 10 कदम वो पीछे चले। सही। अगर ये जी भट्टी साहब, अगर ये रियल पिक्चर है जो मुनीफ फारूक बता रहे हैं, और इसमें इन्होंने एक जो कंपैरिजन ड्रॉ किया है लॉयर्स मूवमेंट का, उस वक्त तो पूरे लॉयर्स की फ्रेटर्निटी एक तरफ थी, तमाम सियासी पार्टी, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, इमरान खान एक तरफ थे, काफ लीग थी सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब के पास। तो इस वक्त सिनेरियो उससे मुख्तलिफ नजर आता है। फिर उन्होंने जो स्टैब्लिशमेंट के हवाले से कियानी साहब की बात की वो भी अपनी जगह। तो ये अगर सिनेरियो है तो फिर कितने ऑप्शंस रह जाते हैं अदलिया के पास खास तौर पे, क्योंकि वो फैसले तो दे सकते हैं, अमल दरामद बहरहाल करना उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है, इदारों की जिम्मेदारी होती है। कैसे करवाएंगे उसमें? देखिए, एक है कि एक पिक्चर है कि एक ऐसी आईनी तरमीमी पैकेज है कि जिस पे इत्तफाक राय हो। एक पिक्चर है जो अब का आईनी तरमीम है या ऐसा पैकेज है जिसमें हुकूमत वो सारा कुछ करना चाहती है जो करना चाहती है। तो उसमें फिर क्या रह जाएगा? मिसाल के तौर पे आपने उमर अता बंदयाल के फैसले नहीं माने इलेक्शन के, आइन टूटा, आइन की खिलाफ वर्जी हुई। आपने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का वज़ाती ऑर्डर नहीं माना, ठीक है। उसके बाद आप एक अगर ऊपर आईनी अदालत बना देंगे या ऊपर जजेस बिठा देंगे या सुप्रीम कोर्ट को फौजदारी और सिविल पे उलझा देंगे, और अगर मिसाल के तौर पे लायर मूवमेंट चल जाती है और आप नहीं कुछ करते, सही, तो क्या होगा? फिर होगा क्या? फिर कोई मुल्क रह जाता है जहां जिस मुल्क की अदलिया के फैसले ना माने जा रहे हैं। इशू ये नहीं है कि हुकूमत रहती है कि नहीं, इशू ये नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है, इशू ये है कि जो जीतेगा वो भी हार जाएगा अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, मुनीफ फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर, सियासी मामला तो हमारे सामने है, वहाँ तो कोई इस्तेकाम की या कोई खैर की खबर नहीं है, लेकिन माशी इंडिकेटर्स में कुछ हद तक बेहतरी आ रही है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम के आसार नजर नहीं आ रहे। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई समेत दीगर मुतालबात लिए सड़कों पर निकली हुई है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा आईनी तरमीम की कोशिशों और कानून साजियों से अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान भी तनाव की कैफियत है। लेकिन मुल्क में इस सियासी अदम इस्तेकाम के बावजूद पिछले कुछ अरसे से माशी इस्तेकाम और मुस्बत माशी इशारे सामने आ रहे हैं। हुकूमत की अपनी तवक्कुआत और अहदाफ से पहले महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। शरह सूद पिछले 6 माह के दौरान 22% से 17.5% पर आ चुकी है। अगस्त में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। रुपए की कदर पिछले 1 साल से मुस्तहकम है। ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा देखा जा रहा है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान बरकरार है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि मुल्क को लॉन्ग टर्म में माशी इस्तेकाम देने के लिए पाकिस्तान को 3 साला प्रोग्राम के लिए IMF के बोर्ड की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए IMF का बोर्ड इजलास बुध को होगा। लेकिन इन मजबूत माशी इशारियों के बावजूद मुल्क की मईशत को बैरूनी कर्जों में मुसलसल इजाफे और पुराने कर्ज की अदायगियों में बड़े चैलेंज का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले 4 सालों में 100 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी हैं। और तशवीश की बात यह है कि हुकूमत के मुताबिक इन अदायगियों को लेकर हुकूमत के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि कर्जों को रोल ओवर किया जाता रहे, या फिर इन कर्जों की अदायगी के लिए मजीद नए कर्जे लिए जाएं। इसलिए मुल्क की मईशत को लेकर सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान इस चुंगल से कैसे निकलेगा। क्या रोल ओवर्स और नए कर्जे लेने के बजाय बरामदात और सरमायाकारी को बढ़ाकर कर्ज की अदायगियों का कोई प्लान मौजूद भी है या नहीं? इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली परवेज मलिक ने। अली परवेज मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़रा सियासी हालात पर भी बात करेंगे, क्योंकि सियासत में तो इस वक्त कहीं से इस्तेकाम के आसार नहीं नजर आ रहे, लेकिन मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें यकीनन मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से। स्टाफ लेवल हो गया था और उम्मीद की जा रही है कि इस माह IMF का जो बोर्ड अप्रूवल है वो भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन एक तफसील जो अब तक हुकूमत की जानिब से नहीं आई है वो ये है कि जो रोल ओवर्स थे दोस्त ममालिक से, उसके हवाले से खबर आई कि वो हो गए हैं 12 बिलियन डॉलर के, लेकिन जो मजीद गैप था 2 बिलियन डॉलर का, वो कैसे पूरा किया गया है? क्या दोस्त ममालिक ने मदद की है या कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया गया इसके लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया, और इस चीज़ का भी कि आपने कम से कम ये तो एक्नॉलेज किया कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर शायद हमारी मईशत को जो इस्तेहकाम पिछले चंद सालों में हम शायद जो हासिल ना कर सके, आज कम से कम उसको हम एंकर करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि 25 तारीख को जो बोर्ड होगा वो आपके साथ ये फ्रेमवर्क तय कर लेगा जिसके मुताबिक आप अब इस इस्तेहकाम को परमानेंस दे सकेंगे, एंड यहाँ से वो इस्लाहात का सफ़र शुरू होगा जिससे अब आपने अपनी मईशत के अंदर वाइब्रेंसी आपने और अपनी मईशत को दोबारा रीइन्विगरेट करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाहात के ज़रिए होगा, मैं इतनी गुजारिश करूँगा। और ये जो आपने एक्सटर्नल फंडिंग गैप की बात की, देखें मेरी आपसे गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये तय किया था जब उन्होंने हुकूमत कायम की कि हम अपने दोस्तों को, अपने दोस्त ममालिक को हम नाजायज़ या अनरीजनेबल हद तक कर हम उनके ऊपर बोझ का बायस नहीं बनेंगे। तो हमने कोशिश ये की है कि इस गैप को फिल सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए फिल किया जा सके। उसके अंदर हमारे जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी एंड बाकी के जो कमर्शियल बैंक्स के साथ आप जानते हैं बहुत सी ऐसी लिमिट्स थी, जब हमारा IMF के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन में आया तो हमने तकरीबन $2-2.5 बिलियन की जो हमारी कमर्शियल बोरोइंग थी उसको रीपे किया था। तो आज जब हम दोबारा IMF प्रोग्राम की बहाली की तरफ जा रहे हैं तो ये कमर्शियल सोर्सेज और कैपिटल मार्केट्स के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल रहे हैं, और इनके जरिए ही हमने ये एश्योरेंसेज IMF की सेटिस्फैक्शन तक अचीव किए हैं और अब इस मुल्क को आगे लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो ये जो $12 बिलियन के हमारे रोल ओवर्स थे सऊदी अरब से, चाइना से, UAE से, वो अश्योरेंसेज उन्होंने IMF को दे दिए कि वो रोल ओवर हो जाएगा, और बाकी आप कह रहे हैं कि जो $2 बिलियन हैं वो हम ऑयल फैसिलिटी सऊदी अरब से लेके पूरा करेंगे और दूसरा कमर्शियल बैंक से लेके पूरा करेंगे। तो ये जो इतलात आ रही थी बीच में कि $600 मिलियन हमने एक कमर्शियल बैंक से लेने का फैसला किया है, उस पर तो ये कहा नहीं गया था आपकी तरफ से और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कि शायद ऐसा लग रहा था कि कुछ और सोर्सेज से भी आप ये पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। देखें वो जो $600 मिलियन का जो एक बैंक का लोन है उसकी मेरे ख्याल से अहमियत शहजाद साहब सिर्फ ये है कि आज हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं शायद पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। जो कीमत है वो बिल्कुल एक अपनी जगह मसला मौजूद है, बट जिस जिस तरह हमारी रेटिंग्स इंप्रूव होंगी और हम फॉर्मल IMF प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो बहुत सी और फैसिलिटीज आप देखेंगे पाकिस्तान के लिए उनके दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान की वो अपनी चॉइस होगी कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स किस तरह मीट करनी है। पर IMF तो आप जानते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है ना, उसको तो ये सेफगार्ड्स पहले बिल्ड करने थे कि जी अगर मैं ये आपको अपना लोन दे भी दूं कहीं आप फिर भी दिवालियापन की तरफ नहीं जाएंगे, आपका हिसाब पूरा बंद होता है कि नहीं बंद होता, तो उसको दिखाने के लिए बिल्कुल ये लोन लिया गया था। अभी देयर आर मेनी मूविंग पार्ट्स इन दिस इक्वेशन शहजाद साहब, गुजारिश ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें $200 मिलियन के अंदर वो पहले 2 महीनों के अंदर आया है। अगर वो हमारा डेफिसिट ही उतना मीट नहीं करता या जो IMF की प्रोजेक्शन है उससे $500-600 मिलियन कम होता है तो शायद हमें किसी से भी और ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। तो इकोनॉमी जो है वो तो एक डायनामिक चीज है ना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये कमिटमेंट वहां पे मौजूद है, ड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे दिस वी विल डिसाइड व्हेन द टाइम कम्स। आप हो या फाइनेंस मिनिस्टर या इवन प्राइम मिनिस्टर वो ये करते रहे कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए, और ये जरूरी भी इसलिए अली साहब क्योंकि एक तो आपने खुद कहा कि इस्लाहात करनी है इस प्रोग्राम के दौरान हमें, और दूसरा कि अब देखें IMF जिसको अभी आपने खुद कहा कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, उसने पिछले हमारे प्रोग्राम में तकाजा किया कि आप फ्रेंडली कंट्रीज से पहले अश्योरिटी लेकर आए, वो हमने ले ली। इस मर्तबा हमें कमर्शियल बैंक से जाके पहले एक अश्योरिटी लेनी पड़ी। आमतौर पे ये होता है कि व्हेन यू गो टू IMF तो कमर्शियल बैंक के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कह रहा है कि पहले आप कमर्शियल बैंक से अश्योरिटी लेकर आएं और फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, इसलिए ये आखिरी प्रोग्राम होना जरूरी है क्योंकि अब IMF की भी जो कंडीशनैलिटीज हैं हमारे लिए वो बहुत सख्त होती जा रही हैं। देखें जो IMF की शराइत है शहजाद साहब वो सख्त हैं कि नहीं है वो तो एक अलहदा बहस है, पर मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये है कि क्योंकि IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है तो वो किसी सूरत में भी किसी बैंक को या किसी मुल्क को ये पैसे नहीं देगा अगर उसके बावजूद भी उसका हिसाब पूरा बंद ना होता हो। तो आपको IMF ने सिर्फ ये उम्मीद की है कि बताएं कि हमारे कोटा जब आप ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद भी कोई गैप तो नहीं है, और अगर है उसको पूरा किस तरह करना है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डिमांडिंग दैट। जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि व्हाई इज इट दैट कि हम दूसरी दर्जनवे दफा 24th टाइम हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं और हम अपने मईशत का किबला दुरुस्त नहीं कर सके।
एक इस वक्त जो कंसर्न पाकिस्तान के लिए है, और आपका स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान को अगले 4 सालों में $100 बिलियन की डेट रीपेमेंट करनी है, और जब आपसे इस हवाले से भी सवाल हुआ कि कैसे हो सकता है, तो आपने कहा इसका फिलहाल तो तरीका रोल ओवर है। अब ये ऑब्वियसली एक बड़ा रिस्की है, आपको पता है रोल ओवर में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, दीगर फैक्टर्स भी काउंट कर, तो अब तक तो रोल ओवर मिल जाते हैं तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन आखिर में तो हमें ये डेट से निकल के कहीं एसेट बेस की तरफ जाना पड़ेगा, या तो हम अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इन्वेस्टमेंट से बढ़ा रहे हों या हम एक्सपोर्ट से बढ़ा रहे हों। तो ये सिचुएशन कब तक हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि आने वाले चंद सालों में भी हमने लोन पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा, या फ्रेश लोन लेना पड़ेगा, या रोल ओवर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा? देखिए शहजाद, मैं आपको ना पूरा पस मंजर उस जो स्टेटमेंट का जो अखबार में रिपोर्टिंग में पेश करता हूं, और हमने ये जो गुफ्तगू कर रहे थे वो सारी की सारी इसी पस मंजर में कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए सीरियस रीफाइनेंसिंग रिस्क्स हैं, और अगर मईशत के अंदर कोई टर्बुलेंस आए, आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर टर्बुलेंस आए, तो पाकिस्तान बिल्कुल एक दिवालियापन की तरफ धकेल दिया जाता है, आपके पास रीफाइनेंसिंग मौजूद नहीं होती। तो मैंने उनको वहां पे यही बताया कि अगर आप अपना डोमेस्टिक डेट, जो शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आप महंगाई करके नोट छाप के उसको मीट कर सकते हैं, उसका भी ड्यूरेशन जो है, उसका भी जो एवरेज ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2.5-3 साल के करीब है, जिसको हमें प्रोलॉन्ग करने की जरूरत है। और जिस तरह महंगाई के ऊपर काबू आएगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, तो हमें अपनी डेट मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और जो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर जो हमारी ड्यूरेशन है, जो एक्सटर्नल लोन्स की ड्यूरेशन है, वो तकरीबन 6 साल के राउंड अबाउट है, और इसके अंदर सब्सटैंशियल पोर्शन वो है जो आपके सेफ डिपॉजिट्स एनुअल बेसिस के ऊपर रोल होते हैं, और जब आप उसको 4-5 साल के ऊपर देखते हैं, तकरीबन $100 बिलियन की रीफाइनेंसिंग करानी पड़ती है। तो ये चैलेंज अपनी जगह है, हुकूमत उसको टैकल भी कर रही है, बट द अदर पॉइंट दैट आई मेड देयर वाज कि देखें, अगर आपकी आमदनी बढ़ रही हो, अगर आपकी डेट की सर्विसिंग कैपेसिटी बढ़ रही हो, तो आपके लिए ये एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डेट डज नॉट मैटर। तो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये जो एक साल गुजरा है, 75% डेट टू जीडीपी आपकी रेशियो थी, वो कम होकर 66-67% पे आ गई है, और 1/3 हिस्सा जो है वो एक्सटर्नल डेट का है। तो हम उसको बिल्कुल मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब आपने देखें, गुजारिश कर रहे हैं कि उस स्टॉक को आपने रिड्यूस किस तरह करना है। शहजाद साहब, स्टॉक तो उस वक्त रिड्यूस होगा जब एडिशनल फ्लो को मैं रोक लूंगा। आज तो मेरे खसारे ही मेरे से काबू नहीं आ रहे। आप जो इमरान खान साहब की जब हुकूमत, जब उसको एक आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया, तो आप नहीं जानते उस वक्त उन्होंने उस कीमत पे डीजल बेचना शुरू कर दिया जो सऊदी अरेबिया में नहीं था, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो था छत से निकल गया था। तो अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था तो उसके लिए आपको डॉलर बोरो करने थे। अगर उस साल आपने जो अनफंडेड सब्सिडीज दी, उसकी वजह से आपका अंदरूनी खसारा 8,000 अरब का हो गया, तो उसके अंदर या तो आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे जिससे पैसे आएंगे, या आप कर्जा लेंगे। तो अनलेस यू ब्रेक द फ्लो पहले, जिसको आपको अपनी अच्छी इस्लाहात के जरिए और अच्छी गवर्नेंस के जरिए लाना पड़ेगी, तो स्टॉक तो कभी भी डिप्लीट नहीं होगा। तो अब हम खसारों को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टॉक को इन टर्म्स ऑफ आवर इनकम, जो अपनी मईशत का हुजूम है, उसको बढ़ा के अब इसमें जरा फिस्कल साइड पे बात करते हैं, क्योंकि जो हमने टैक्स रेवेन्यू टारगेट भी रखा हुआ है, वो भी बहुत सारे लोगों ने कहा था बजट के बाद कि 13,000 बिलियन का ये जो टैक्स टारगेट है, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और जो फर्स्ट 2 महीने के नंबर्स आए हैं उसमें तकरीबन 100 बिलियन का शॉर्टफॉल था, और शायद जो तीसरा महीना है उसमें भी ये शॉर्टफॉल बरकरार है। तो इस हवाले से प्लान क्या है, किस तरीके से इसको पूरा करेंगे? क्योंकि ये भी खबर आज लगी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है जो FBR का ट्रांसफॉर्मेशन था उसका प्लान अप्रूव कर दिया है, लेकिन फिर साथ में ये भी बातें हो रही है कि मिनी बजट आ सकता है 650 अरब रुपए तक का, जिसमें मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो इज इट ट्रू मिनी बजट आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि FBR में रिफॉर्म्स के जरिए जो गैप है उसको ब्रिज कर लिया जाएगा? शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि बड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, उनकी सादगी पे मैं सदके जाऊं। मुझे बताएं, क्या हमने खुशी से ये रखा है? अगर IMF के साथ आपने उनके फ्रेमवर्क में आगे लेके चलना है, तो क्या हमें नहीं पता ये चैलेंजिंग है? और किसी एक साल के अंदर आपने 3,500 अरब से कभी टैक्सेशन आपने पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई नहीं है। तो अगर IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए दिस इज द नंबर जिन्होंने भी निगोशिएट किया उसके मुताबिक तय किया, तो हम क्या हाथ खड़े कर देते कि हम कोशिश नहीं करेंगे और चलें कोई बात नहीं, दिवालिया होता है तो हो जाने दें, हमारे अस्पतालों में दवाइयां खत्म होती हैं तो हो जाने दें, हमें पेट्रोल अगर नहीं मिलेगा हम रियलिस्टिकली इसको अचीव कैसे करेंगे? जी, तो अब देखें, तो पहली बात तो ये है
कि जो लोग ये मशवरा दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। अब ये इसको अचीव किस तरह करना है, एंड जो फिजिकल स्लिपेजेस बिल्कुल 2 महीने के अंदर आई हैं, और अगर हम इनको आगे मीट नहीं करते तो क्या एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे? हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ना हो, पर अगर नंबर्स ऐड नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो आज हुकूमत उसको अटेंड करने के लिए और इस गैप को कवर करने के लिए क्या करिए? दिस इज अ वेरी फेयर क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। तो अब जो नई टीम एफबीआर के अंदर आई है, उनसे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का तकाजा है वो ये है कि आप इन्फोर्समेंट के जरिए देखें, आपके पास वेरियस सतह के ऊपर नाउ डेटा इज अवेलेबल, जिससे आप लोगों की कंजम्पशन के आपको पैटर्न्स मौजूद है, जिससे पता चलता है कि कौन अपनी जो फाइल कर रहा है वो इनएक्यूरेट फाइलिंग कर रहा है। आपको ये पता चलता है कौन सी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो अंडर टैक्स्ड भी है और अनटैक्स्ड भी है। तो हमारे पास कानून मौजूद हैं। आज हमें अच्छी गवर्नेंस के जरिए, मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए, ऑटोमेशन के जरिए और वो जो डिजिटलाइजेशन है उसके जरिए अपना जो स्प्रेड है उसको बढ़ाना है, ताकि ये बोझ सिर्फ 30 लाख लोगों के ऊपर ना आए, ये बोझ बढ़ के 3 करोड़ लोगों के ऊपर है। एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन मीट द टारगेट। अदरवाइज आपको वेदर वी लाइक इट और नॉट आपको एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आईएमएफ का ये फ्रेमवर्क रिस्क ये हुआ तो आपको बहुत उसकी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। और ये एनफोर्समेंट के हवाले से तो ये खबर है आज अखबारात में भी कि जो टॉप 1% हैं, जो वेल्दी हैं, जिनको जो अंडर फाइल करते हैं या जो नॉन फाइलर्स हैं, उनका पहले ऑडिट और वहाँ से जो है टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। बट लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, तो वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि इस बजट में ये क्रिटिसिज्म था और फेयर था, सैलरी क्लास पे दोबारा बोझ बढ़ा दिया गया। पहले कहा था नहीं बढ़ाएंगे, इसको हम ब्रॉड बेस करना चाहेंगे। और उसमें जैसे एग्रीकल्चर का मामला है, वो भी शायद जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स हमने कमिट किया है आईएमएफ से कि सूबों से बात कर ली गई है, और फिर हम देखेंगे। यानी कि जो एग्रीकल्चर वाला मामला था, रिटेल होलसेल सेक्टर, वो एक स्लो प्रोसेस है। तो फिर क्या और एडिशनल मेजर्स हैं? क्या मजीद सैलरी क्लास पे टैक्स बढ़ाया जाएगा, ऑलरेडी जो टैक्स पेज है उन पे बढ़ाया जाएगा, या और कोई मेजर्स लेंगे फिर? अच्छा शहजाद, पहली बात तो यह कि 3,500 की जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स है उसके ऊपर मैं चाहता था कि सैलरीड को इंसुलेट कर लूं, मैं नहीं कर सका, थोड़ी बहुत तकलीफ आई है, मुझे उसका एहसास है। इंशाल्लाह वजीर आजम साहब की हिदायत है कि जिस तरह से ही रेवेन्यू टारगेट्स मीट होते हैं तो हम पहली कंसेशन जो देंगे वो सैलरीड की तरफ देंगे। बट प्लीज ऑल्सो अप्रिशिएट कि इन 3,500 अरब के अंदर से 75 बिलियन का सैलरी के ऊपर तनख्वाह का लोड आया सिर्फ टैक्स का एडिशनल, तो हमें एहसास है, हम उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप आ जाएं कि आपने अंडर फाइलिंग को किस तरह से चेक करना है, तो उसके अंदर टॉप 1% हो कि लास्ट 1% हो। द फैक्ट इज कि एफबीआर के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो फाइल्ड रिटर्न्स को उसका एक अच्छी क्वालिटी का उसका ऑडिट कर सके। तो इट इज अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एफबीआर। वजीर आजम साहब ने इस हद तक कहा कि आपको जिस किस्म के वसाइल चाहिए मैं देने को तैयार हूं, आप वो लें और अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, और कम से कम 5-6 साल के बाद हर टैक्स पेयर का एक जो रिटर्न है वो कम से कम एक दफा जरूर ऑडिट हो जाना चाहिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, और उसमें किसी को मेरे ख्याल से नाजायज इस चीज के ऊपर उसके ऊपर कोई ना आहो पुकार करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको एक्यूरेसी ऑफ फाइलिंग का मामला है। अब जो आपने बात की कि जी आप एग्रीकल्चर को किस तरह टैक्स लाएंगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सूबाई हुकूमतों की मशावरत के साथ, मदद के साथ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हम ये जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उनको भी टैक्सेशन में ला रहे हैं, और जनवरी 2025 से आप उसके ऊपर पेशरफ देखेंगे और फाइलिंग्स देखेंगे एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल इनकम टैक्स रिजीम। तो कोई प्रिजम्पटिव रिजीम नहीं होंगी। अगर किसी जगह कोई आपका बारिश का नुकसान हुआ, आपका सैलाब का नुकसान हुआ, आप अपनी रिटर्न जमा करवाएं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर अगर आपकी आमदनी है या आप अपनी काले आमदनी को एग्रीकल्चर इनकम दिखा के वाइट करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स स्लैब्स के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। 236G जो कानून है जिसके अंदर अगर आप फाइलर नहीं है तो आपको अपनी सप्लाईज के ऊपर 2% का सेल के ऊपर टैक्स जमा कराना पड़ेगा और डिडक्शन होगी। वो डिडक्शन शुरू हो गई है। आप फाइलर बनेंगे तो आप 0.5% पे चले जाएंगे। उसी तरह आपका होलसेलर के ऊपर आपका 2.5% 2% का टैक्स आएगा। आप उसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आके रिटर्न जमा करवाएंगे तो आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स को लिया जा रहा है ताकि हम ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को ये एहसास दिलवाएं कि आप अपना जो जायज बोझ है इस मीशत की तरक्की के अंदर वो उठाएं, ताकि हम
हम तनख्वाहदार लोगों को और वल्नरेबल लोगों के ऊपर से बोझ कम कर सकें। तो इसके ऊपर एक होलिस्टिक बुनियाद पे काम हो रहा है। बिल्कुल शहजाद सही। अली साहब, एक मुल्क में मसला इस वक्त एनर्जी कॉस्ट का भी है और बीच में ये बहुत डिबेट चली, फाइनेंस मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर चाइना भी गए इस हवाले से, और फिर ये इतलात आई कि जो आईपीपीज है उनसे रीनिगोशिएट किया जाएगा। और लास्ट वीक तक तो ये खबर थी कि जो लोकल आईपीपीज हैं उन्होंने ये कहा है कि पहले हुकूमत जो अपने प्लांट्स हैं उनके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो कम करे, फिर हमसे बात करें। कुछ ने माना नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें बंद करेंगे तो शायद हम इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन अब लगारी साहब का कल ये बयान था और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी, हम रीनिगोशिएट कर रहे हैं लोकल आईपीपी से। इस हवाले से क्या इतलात हैं? क्या आईपीपी कन्विंस हैं कि अब वो टेक और पे की जगह टेक एंड पे चले जाएंगे, या अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको कम करने के लिए तैयार हो गए? देखें, ये बिजली के जो शोबे के मसाइल हैं, मेरे ख्याल से इनको तो जंगी बुनियादों के ऊपर हल होना चाहिए। और मैं ये जो काविश यहाँ पे आपकी रियासत के इदारे और 7 वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में जो हो रहे हैं, मैं इनको तो सराहना चाहता हूँ। पर इसका हल ये है कि आप वो जो सरमायादार जो यहाँ पे पैसे लेके हैं उनके साथ मशावरत के उनके मसाइल को समझते हुए इसका कोई मुनसिफाना हल निकालें। देखें, जो आपके हुकूमत के प्लांट हैं उसके ऊपर सिर्फ जो मुनाफे की शरह को कम करने का मसला नहीं है या उसके ऊपर कैपेसिटी चार्ज को कम करने का मसला नहीं है। मसला ये है शहजाद साहब बुनियादी तौर पे कि आपके मुल्क के अंदर जो डिमांड है वो 10,000 से 30,000 मेगावाट की फ्लक्चुएट करती है। और जब आप 30,000 मेगावाट के मुताबिक प्लांट लगाएंगे तो जो भी प्लांट लगाएगा, चाहे हुकूमत हो, चाहे अली परवेज हो, चाहे XYZ हो, वो कहेगा कि मेरी कर्ज की किस्त को आप कैपेसिटी चार्ज या अपनी गारंटी के जरिए कवर करें। तो जब तक आप वो कवर नहीं करेंगे या मार्केट को सिंगल बायर से खत्म नहीं करेंगे कि वो सरमायादार अपना जाके बिजली किसी और को बेच सके, ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। और हुकूमत अपना किस तरह से अपना मुनाफा तो कम कर सकती है, पर अगर उस कैपेसिटी चार्ज के पीछे उनके कर्जे खड़े हैं तो मुझे बताएं क्या उन कर्जों के ऊपर हाथ खड़ा करके उनको दिवालिया अपने आप को वहां पे करार दे दे? और अगर वो कर भी देती है तो उसके बाद वो जो बैंकों के ऊपर जो उसका फॉल आउट आएगा, उसके बाद जो डिपॉजिटर्स के ऊपर फॉल आउट आएगा, तो उसको किस तरह अटेंड करना है? तो इट इज नॉट एज सिंपल एज यू सजेस्ट। मेरा इसमें डायरेक्ट तो ये सजेशन ऐसा मेरी नहीं है, ये साहब कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका जवाब वो देंगे, पर मेरे ख्याल से जो रियल लेसन है वो ये है कि इसको तरीकेवार मरहलावार इसको हमें मूव करना है और इस प्रॉब्लम को अटेंड करना है। ये बात आपकी सही है अली साहब कि अगर सिंगल बायर मॉडल होगा, देना पड़ेगा। अगर सिंगल बायर मॉडल होगा तो जाहिर सी बात है जो भी प्लांट लगाएगा वो कहेगा कि टेक और पे करेंगे, वरना हमारे पास क्या गारंटीज हैं। लेकिन क्योंकि हमने सन 2020 में जो मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद उस वक्त की हुकूमत ने रीनिगोशिएट किया और अब ये इतला थी कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, पावर प्रोड्यूसर्स, उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप कह रहे हैं कि कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हो सकी अब तक? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, पर जो मोहम्मद अली साहब की जो रिपोर्ट है उसके बाद जो प्लांट्स आपके निगोशिएट हुए थे वो 2002 और 94 के थे, जिनके फॉरेन कंपोनेंट ऑफ द डेट जो है वो पे ऑफ हो चुका हुआ था। तो अब ये जिनके कर्जे स्टैंड करते हैं और खास तौर पे फॉरेन करेंसी के कर्जे स्टैंड करते हैं, मोहम्मद अली साहब और अवैस लगारी साहब वुड बी द राइट पीपल टू कमेंट। मैंने तो जो आपको बताया वो ये है कि इस मामले को हल करेंगे तो मईशत आगे चलेगी और हमें सरमायादारों का जो कॉन्फिडेंस है उसको भी किसी तरह से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये इन दोनों चीजों को जहन में रखते हुए इसका बेहतर अंदाज में हल करना चाहिए। सरमायाकारी पे बात करते हैं। देखें, जहां पे बल्कि अब तो 1.25 साल हो गया है SIFC वजूद में आया, और इस हवाले से जो मैंने पता किया इंडस्ट्री से कुछ मुस्बत खबरें भी है कि वन विंडो ऑपरेशन जो है उसने कुछ इंडस्ट्रीज को बेनिफिट जरूर किया है, लेकिन जो इसका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव था कि मुल्क में सरमायाकारी लेकर आनी है, वो अब तक मटेरियलाइज होती हुई नजर नहीं आई है। हमने देखा 2 दिन पहले भी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 27 बिलियन डॉलर आएंगे, कभी 100 बिलियन की बात की गई। तो इस एंड पे कोई पेशरफ्त है या आपको लगता है कि जिन हालात में पाकिस्तान है ये सरमायादार इस वक्त नहीं आएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ इनको बड़ा रिस्क का सामना भी करना पड़ सकता है? रियलिस्टिकली आप लोग जब अपने कैलकुलेशन करते हैं तो ये 27 बिलियन, ये 25 बिलियन को आप लोग अकाउंट फॉर करते हैं या ये सिर्फ अभी तक सिर्फ नंबर्स ही हैं? शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि जो आपकी पैदावारी सलाहियत है उसको पुश करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स दरकार होती हैं, चाहे वो बैरूनी हो या आपके अंदरून मुल्क के सरमायाकार करें, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन मुल्कों में से है जिसकी वो शरह कम तरीन है।
आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो है तकरीबन 14-15% के ऊपर है, जबकि जो आपके खित्ते के बाकी ममालिक है वहां पे 30% के करीब है। तो मैं इस खामी को मानते हुए आपसे गुजारिश ये करूंगा, हमें दोनों तरह की सरमायाकारी को इनकरेज करने की जरूरत है, हर किस्म का उनको तहफ़्फ़ुज़ और यकीन दहानी कराने की जरूरत है। अब जहां तक आप जो बैरून मुल्क सरमायाकारी जो आती है उसकी बात करें, देखिए उसका एक जो पहला तकाजा है वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब आपके मुल्क के अंदर ऐसा माहौल हो कि आपके मुल्क से लोग अपना मुनाफा वापस लेके ना जा सकते हो, डॉलर का फुकदान हो, तो कोई भी बैरूनी मुल्क का सरमायादार आपके मुल्क में पैसे लेके नहीं आएगा। तो हमने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, औरंगजेब साहब की क़यादत में तकरीबन $2-2.5 बिलियन का बैकलॉग, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसकी तरफ आपने इशारा किया अपने पहले सवाल के अंदर, वो हासिल करके वो उनको यकीन दहानी, वो उनको तहफ़्फ़ुज़, उनको कॉन्फिडेंस दिया है। तो आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है BYD, वो एक लोकल मकामी ग्रुप के साथ मिलकर आ रहा है। गनवर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आपकी प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस के अंदर जो PIA की ट्रांजैक्शन होने जा रही है, आप देख रहे हैं टर्की से एक एयरलाइन ने इंटरेस्ट का इजहार किया है एक मकामी सरमायाकार के साथ मिलके। तो जिस जिस तरह से आपकी ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन आपकी सियासी जो आलूदगी की वजह से जो फिजा बनी हुई है उसकी वजह से जो आती है, हम काफी हद तक उसको ओवरकम कर लेंगे, पर यकीनन उसका फॉल आउट भी आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। तो हम इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर इसको आगे स्टीयर करने की कोशिश करें। इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि आप एक रियलिस्टिक पिक्चर बता रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे जैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट आती रहेंगी, छोटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, फिर जाहिर सी बात है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा एक नंबर दे दिया जाता है कि 2 साल में 100 बिलियन आ जाएंगे, 50 बिलियन आ जाएंगे, जो कि कहीं से भी पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए रियलिस्टिक नहीं लगते। लेकिन जो इस्तेकाम की बात हो रही है, अब कहीं ना कहीं हमें मईशत में तो बेहतरी नजर आ रही है कि एक स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी बेहतरी की तरफ जा रही है। होपफुली दिस विल रिजल्ट इन ग्रोथ एज वेल। लेकिन सियासी स्टेबिलिटी के आसार दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे। आप खुद एक इलेक्टेड MNA है और ये मेरे ख्याल से बड़ा अलमिया है कि जब मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी होती है तो हम देखते हैं कि माशी तौर पर मुल्क सफ़र कर रहा होता है। अब जब माशी हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं तो आपकी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ कानून साजी लाकर इस वक्त सियासी जो माहौल है उसको गरमा रही है। तहरीक इंसाफ अपने अलग जलसे कर रही है इस वक्त। तो ये सियासी स्टेबिलिटी अगर नहीं आएगी तो ये कितना हर्ट कर सकती है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की पाकिस्तान को? देखिए, मैंने तो आपके सवाल से पहले ही इस चीज़ को तस्लीम किया है कि जब तक मईशत के अंदर ठहराव नहीं आएगा, जब तक आपकी सियासी ये जो माहौल है उसके अंदर ठहराव नहीं आएगा, जब तक पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कम नहीं होंगे, तो शायद हम उस किस्म की डिलीवरी जो आज इस कौम को उसके मसाइल से बाहर निकालने के लिए दरकार है, शायद हम उस तरह से उसके ऊपर परफॉर्म ना कर सकें। पर मुझे बताएं शहजाद साहब, मैं अपने रवैये की तो गारंटी दे सकता हूँ, मैं किसी एक ऐसी जमात की गारंटी किस तरह दूं जो अपनी सियासत के सामने हर चीज को दाव पे लगाने को तैयार हो, जो आपके रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ने को तैयार हो, जो आपके मुल्क के अंदर फोन करते हुए पकड़े जाएं कि आपका IMF से बात कर रहे हो कि जी हम दिवालियापन मुल्क को धकेलना चाहते हैं ताकि लोगों को एहसास हो कि हम कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं तो उनको समझा ही सकता हूं ना, और ये उनसे तरगीब भी कर सकता हूं कि आए लोगों के मसाइल के ऊपर बहस करने के लिए। आपको जो हुकूमत को अपनी जो आपने जो एडवाइस देनी है, अपना जो मशवरा देना है, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। मसला अली साहब इस वक्त सिर्फ एक सियासी पार्टी का नहीं है, मसला ये है कि जिस किस्म की कानून साजी आपकी हुकूमत करना चाहती है, चाहे वो बिल्स के जरिए हो, चाहे वो आईनी अमेंडमेंट के जरिए हो, उससे ये एक तासुर मजबूत हो रहा है कि आप लोग अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दिस इज गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, जहां पे ये तासुर है कि जुडिशरी को कमजोर करके कंट्रोल करने की कोशिश है। इसमें मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ जब प्राइम मिनिस्टर साहब कभी CPEC की बात कर रहे हैं, कभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनका नुक्ता नजर क्या है? ये सारी जो लेजिस्लेशंस हैं इसको थोड़ी देर के लिए आप पीछे भी रख सकते हैं ताकि सियासी स्टेबिलिटी आए और फोकस इकोनॉमी और गवर्नेंस पे हो। उनकी इस पे क्या राय है? वो क्यों इतने इस वक्त जल्दबाजी में है कि तमाम चीजें चाहे आईनी तरमीम क्यों ना हो उसको बुलडोज करके पास कर लें? इससे तो आप जुडिशरी को हेड ऑन ले रहे हैं और आपके वफाकी वज़रा खुद आके कह रहे होते हैं कि ये तो मामला आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है। शहजाद साहब, मेरा जो अपना किरदार है
वो मेरे ख्याल से साल का किरदार आपकी अपनी वीडियो आर्काइव्स के अंदर मौजूद है। मैंने तो हमेशा इस मुल्क की इस्लाह और आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करने की तरगीब की, और मेरी ये अपनी सोच है जो मैंने अपने जमात के कायद मियां नवाज शरीफ से ली है। तो मैं तो उन्हीं का पैरोकार होते हुए मैं अदलिया का एहतराम भी करता हूं, और मैं सिर्फ नहायत ही मुदबाना अंदाज के अंदर गुजारिश करूंगा, हम सब रियासत के इदारों को आइन के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो वहां पे जो निज़ाम तय किया गया है उसका एहतराम करना चाहिए। आज मिल के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं शहजाद साहब, वो यकीन माने कोई एक शख्सियत, कोई एक जमात, कोई एक इदारा उसका सामना नहीं कर सकता। पर इस चीज का आगाज हमारा सबको अपने दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है उसको निकाल के इस पाकिस्तान की इस्लाह को मुकद्दम रखते हुए अपनी जात से बढ़ के अगर हमने यहाँ पे स्कोर सेटलिंग और यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग जारी रखी तो मुझे खदशा है सिर्फ कहीं उसका खुदा ना खास्ता कोई इस अवाम को नुकसान ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।